डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा पहला पोर्शन है, फर्स्ट यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के मुतालिक हमने एक लेक्चर जो है वो एमसीक्यूज पे रिकॉर्ड किया था और आज से हम कुछ लेक्चर जो है वो एमसीक्यूज पे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा पोर्शन है जो हमने कंप्लीट किया, उसके मुतालिक जो एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उनके बारे में, उनके मुतालिक हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। तो ये लेक्चर सुन के आपका असेसमेंट भी होगा कि आपने कितना माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पोर्शन अंडरस्टैंड किया है, और इसके साथ साथ इनको सुन के जो है इन पे ध्यान देके आपका रिवीजन भी होगा, जो आपका पहला पोर्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर जो है ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो हमने ये काम किया है कि हमने इसको डिवाइड किया है छोटे छोटे टॉपिक्स में, और फिर उन टॉपिक्स के मुतालिक जो है उन सब पोर्शंस के मुतालिक हमने एमसीक्यूज जमा किए हैं, उनको कलेक्ट किया है। तो पहला जो हमारा पोर्शन है वो है जो हमारी दो थ्योरीज है, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी और ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी या इंडिफरेंस कर्व थ्योरी जो है उनके मुतालिक हमारा पहला लेक्चर होगा एमसीक्यूज में। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। द कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ डिमांड वाज प्रोपाउंडेड बाय। कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी किसने दी है, किसने प्रोपाउंड की है? तो आपके पास चार ऑप्शंस है, जे.आर. हिक्स, R.G.D. एलन, एल्फ्रेड मार्शल एंड पॉल ए सैमुअलसन। तो आपके स्क्रीन पर भी ये आंसर आ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है। अगर आपने अच्छे से कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को पढ़ा होगा तो फिर हम ये बात जानते हैं कि इसका सही आंसर एल्फ्रेड मार्शल है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि द प्रेफरेंस अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व थ्योरी वाज गिवन बाय। आप ये बताइए कि प्रेफरेंस अप्रोच जिसको हम कहते हैं या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या थ्योरी जिसको हम कहते हैं वो किसने दी थी, किसने उसको प्रोपाउंड किया था, पेश किसने किया था? तो आपके पास अभी चार ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है जे.आर. हिक्स, दूसरा है R.G.D. एलन, तीसरा है बोथ ए एंड बी, यानी कि तीसरे ऑप्शन में जे.आर. हिक्स प्लस R.G.D. एलन है, और चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो है नन ऑफ द अबव। तो आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। हमारा जो यहाँ पे सही आंसर है वो है सी पोर्शन, क्योंकि जे.आर. हिक्स और R.G.D. एलन दोनों ने जो है इस थ्योरी पे काम किया है, जो हमारा प्रेफरेंस अप्रोच है या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू। किस राय के मुताबिक यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है? जैसे कि हम चीजों का वजन करते हैं केजीज में या लिक्विड मापते हैं लीटर्स में, तो ऐसे ही कौन सा स्कूल हमें कहता है कि यूटिलिटी को भी ऐसे ही मेजर किया जा सकता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, ऑर्डिनल स्कूल, दूसरा है कार्डिनल स्कूल, तीसरा है बोथ ऑफ द स्कूल्स यानी कि ऑर्डिनल और कार्डिनल, और चौथा जो आपका ऑप्शन है वो है नन ऑफ द अबव। तो यहां पे जो हमारा सही आंसर है वो है कार्डिनल स्कूल। कार्डिनल स्कूल में ये तस्वर किया जाता था कि यूटिलिटी को जो है हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हम मुख्तलिफ चीजों का मेजरमेंट करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड एब्सोल्युटली बट कैन बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू। तो आपके लिए सवाल यह है कि यूटिलिटी को जो है मेजर नहीं किया जा सकता है, जैसे कि आप केजीज में या लीटर्स या मीटर्स में चीजों को मेजर करते हैं, ऐसे मेजर नहीं किया जा सकता है, लेकिन यूटिलिटी को रैंक किया जा सकता है, इसको ऑर्डर दिया जा सकता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक चीज की यूटिलिटी दूसरी चीज से ज्यादा है, तो वहां पे आप एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं देंगे, बल्कि ये कहेंगे कि एक में मुझे ज्यादा यूटिलिटी लगती है दूसरे के मुकाबले में। तो आपके पास फोर ऑप्शंस है, ऑर्डिनल स्कूल, कार्डिनल स्कूल, सी हमारा ऑप्शन है बोथ द स्कूल्स, और डी हमारा ऑप्शन है नन ऑफ द स्कूल्स। तो राइट जो आंसर है यहां पे वो है ऑर्डिनल स्कूल, क्योंकि ऑर्डिनल स्कूल, ऑर्डिनल थॉट जो है वो हमें यही कहता है कि यूटिलिटी को एब्सोल्युटली मेजर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको रैंक किया जा सकता है, इसको ऑर्डर दिया जा सकता है। फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि यूटिलिटी इज रिलेटेड टू। यूटिलिटी किसके मुतालिक है, किससे किसके साथ ताल्लुक रखती है? ए ऑप्शन है आपके बेनिफिट, बी है प्रॉफिट, सी है सेटिस्फैक्शन, और फोर्थ जो आपका ऑप्शन है वो है यूजफुलनेस। तो यूटिलिटी किस से रिलेटेड है इन चार चीजों में से? बेनिफिट, प्रॉफिट, सेटिस्फैक्शन, यूजफुलनेस। तो हमारा जो यहां पे आंसर है वो है सी पार्ट,
सी ऑप्शन और यूटिलिटी इज रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन। देखिए, यूटिलिटी में हम एक्चुअली बेनिफिट को नहीं देखते। काफी सारी चीजें लोग यूज करते हैं, उनमें बेनिफिट नहीं होता, लेकिन लोग फिर भी उसको यूज करते हैं क्योंकि उनको वो यूज करने में मजा आता है, उनको यूटिलिटी उनमें उन चीजों में मालूम होती है, उनको वो चीजें यूजफुल अपने हिसाब से लगती हैं। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम ये कहेंगे कि बेनिफिट है तो जरूरी नहीं कि उसमें कोई बेनिफिट होगा एक इंसान के लिए। हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो है व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज। आपने देखा होगा टोटल यूटिलिटी का ग्राफ, मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ और एवरेज यूटिलिटी का ग्राफ। तो अभी टोटल यूटिलिटी का ग्राफ आपका मैक्सिमम पे पहुंचता है तो उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शंस है, मार्जिनल यूटिलिटी भी मैक्सिमम होगी, पहला ऑप्शन मैक्सिमम है, दूसरा है इंक्रीजिंग, तीसरा है डिक्रीजिंग और फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन है 0। तो आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है डी पार्ट 0। टोटल यूटिलिटी तब मैक्सिमम लेवल पे पहुंचती है जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू 0 हो जाता है। 7th जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स टू। यानी कि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी के ग्राफ को क्या होता है या टोटल यूटिलिटी के वैल्यू को क्या होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इट डिक्रीजेस, इट इंक्रीजेस, इट रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ द अबव। तो 4 ऑप्शंस में आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है कि यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सेम रहती है। टोटल यूटिलिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है टोटल यूटिलिटी फिर डिक्रीज होना शुरू होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 से नीचे आ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो है कि अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में आप ये बताइए कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को क्या होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इट इंक्रीजेस, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट डिक्रीजेस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये 4 ऑप्शन है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये इंक्रीज होती है, ये कांस्टेंट रहती है, ये डिक्रीज होती है, या फिर ये सब ऑप्शंस जो है इसके आंसर्स एप्रोप्रिएट आंसर्स है। तो यहां पे जो हमारा आंसर है वो है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। जो हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कांसेप्ट है वो गुड के साथ है, और जो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी की असम्पशन है वो पैसे के साथ, मनी के साथ रिलेटेड है। तो यहां पे आंसर हमारा है कि इट रिमेन्स कांस्टेंट। हमारा 9th क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के मुताबिक इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप देख रहे हैं इनको। जब प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जब प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एवरेज यूटिलिटी ऑफ एक्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो 4 ऑप्शंस में आप ये बताइए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कार्डिनल यूटिलिटी स्कूल के मुताबिक कौन सी इनमें से है। यहां पे जो हमारा आंसर है वो है बी पार्ट, बी ऑप्शन। और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के मुताबिक जब प्राइस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। हमारा 10th क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी द इक्विलिब्रियम इज व्हेन, या इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन। तो आप इन ऑप्शंस में ये बताइए कि लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के मुताबिक इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होता है। तो आपके पास ऑप्शंस है, प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। सी हमारा ऑप्शन है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। और फोर्थ हमारा ऑप्शन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी वो हमने स्टडी किया है। हमारा इक्विलिब्रियम तब एस्टैब्लिश होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस, ये रेशो होगा, ये सब प्रोडक्ट्स के लिए सेम होगा। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई।
हमारा 11th क्वेश्चन है a locus of constant utility is known as, यानी कि एक ग्राफ पे अगर हम उन पॉइंट्स को मिलाएंगे, दो प्रोडक्ट्स होंगे x की तरफ एक y की तरफ एक, और ग्राफ पे हम उन पॉइंट्स को मिलाएंगे जहां पे कंज्यूमर की यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी, तो वो जो कर्व बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? तो आपके पास ऑप्शन है एक्सपेंशन पाथ, इंडिफरेंस कर्व, प्राइस कंजप्शन कर्व, नन ऑफ द अबव। यानी कांस्टेंट यूटिलिटी कर्व को हम एक्सपेंशन पाथ कहेंगे, इंडिफरेंस कर्व कहेंगे, प्राइस कंजप्शन कर्व कहेंगे, या इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो हमारा जो यहां पे सही आंसर है वो है इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व को हम कांस्टेंट यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं। तो अलोंग दिस कर्व चूंकि कांस्टेंट यूटिलिटी की बात की जाती है, तो फिर हमारा आंसर यहां पे है इंडिफरेंस कर्व। हमारा 12th क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। इंडिफरेंस कर्व्स की इनमें से बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन से सिफत हम इंडिफरेंस कर्व्स में पाते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि इंडिफरेंस कर्व्स जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। दूसरा हमारा ऑप्शन है कि मस्ट नॉट इंटरसेक्ट, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे नॉर्मली। तीसरा हमारा ऑप्शन है कि स्ट्रिक्ट कन्वेक्स टू द ओरिजिन, और चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो है कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों जो ए बी सी के ऑप्शंस है वो सब प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व्स की। तो जैसा कि हमने ये स्टडी किया है कि इंडिफरेंस कर्व्स जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होती है, वो इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी आमतौर पर, और वो स्ट्रिक्टली कन्वेक्स होती है टू द ओरिजिन। तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन बनता है वो डी पार्ट है, ऑल ऑफ द अबव। 13th जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि व्हाट एक्सप्लेन्स द कन्वेक्स नेचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। आप ये बताइए कि इंडिफरेंस कर्व्स क्यों कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। तो आपके पास जो ऑप्शंस है वो है कि चेंजिंग प्राइसेस, क्योंकि प्राइस चेंज होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तीसरा हमारा ऑप्शन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और चौथा हमारा ऑप्शन है डी, हमारा ऑप्शन है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो इन चार ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व्स पे हम प्राइस तो दिखाते नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा यानी सी ऑप्शन अगर आप देखेंगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में डिस्कस किया, तो इसका ताल्लुक इंडिफरेंस कर्व्स के साथ नहीं है। डी ऑप्शन हमारा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तो ये बुनियादी तौर पर आइसोक्वांट्स में आप देखेंगे जब आप प्रोडक्शन स्टडी करेंगे। तो हमारा जो यहां पे सही ऑप्शन है वो है बी, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। 14th जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि कन्वेक्स शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मीन्स। कन्वेक्स शेप जो इंडिफरेंस कर्व की होती है उससे क्या पता हमें चलता है, उससे क्या मतलब हम निकाल सकते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है। टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि दो जो प्रोडक्ट्स होते हैं एक्स एक्सिस पे एक, वाई एक्सिस पे एक, तो ये दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। यानी कि आप ए यूज करें बी यूज करें तो सेम है आपके लिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। बी ऑप्शन है कि टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि दो चीजें इकट्ठे इस्तेमाल होती हैं। सी हमारा ऑप्शन है टू गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, दो चीजें जो है एक्स और वाई ये तो सब्स्टिट्यूट्स है, लेकिन ये परफेक्ट एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक का इस्तेमाल करे या दूसरे का इस्तेमाल करे, इट इज द सेम थिंग, ऐसा नहीं है। हाँ, एक दूसरे के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है। और फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो कन्वेक्स इसलिए होती है क्योंकि ये सब चीजें सच है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स भी है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स भी है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स भी है। तो यहां पे जो सही आंसर हमारा है वो है सी पार्ट, क्योंकि दो प्रोडक्ट जो होते हैं वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, इसलिए हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसलिए अप्लाई होता है क्योंकि दो प्रोडक्ट्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एक दूसरे के नहीं होते हैं। हमारा 15th क्वेश्चन है कि द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व शोज। स्लोप जो इंडिफरेंस कर्व का है वो हमें क्या बताता है? चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। दूसरा हमारा ऑप्शन है स्लोप दिखाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई के दरमियान। सी जो हमारा ऑप्शन है यहां पे वो है बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों चीजें सच है। स्लोप दोनों चीजें दिखाता है, चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स भी, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई भी। और तीसरा जो फोर्थ ऑप्शन हमारा है वो है नन ऑफ द अबव।
तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी पार्ट, क्योंकि चाहे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई कहें या डेल वाई बाई डेल एक्स कहें, तो दोनों जो है वो स्लोप का वैल्यू हमें देंगी। ये बुनियादी तौर पर एक ही चीज है, इनमें फर्क नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो सी पार्ट यहां पे है। 16th जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि फर्दर एन इंडिफरेंस करो फ्रॉम द ओरिजिन, व्हाट इज द लेवल ऑफ यूटिलिटी इट रिप्रेजेंट्स। अगर ज्यादा दूर होगी एक इंडिफरेंस करो ओरिजिन से, तो ये कौन सी यूटिलिटी रिप्रेजेंट करती है। तो आपके पास ऑप्शन है लोअर यूटिलिटी, यानी कि लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। तीसरा ऑप्शन है समटाइम्स लोअर एंड समटाइम्स हायर। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जैसे कि हम जानते हैं कि जितनी दूर एक इंडिफरेंस कर्व जो है इंडिफरेंस मैप पे होगी, ज्यादा ऊपर होगी, तो उतनी ज्यादा वो यूटिलिटी लेवल दिखाएगी। तो 17th हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट रिस्ट्रिक्ट्स कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर जो खर्च करने से रुकता है, तो कौन सी चीज उसको रुकाती है खर्च करने से, एक्सपेंडिचर करने से, स्पेंडिंग करने से। तो हमारे पास ऑप्शन है बजट कंस्ट्रेंट, दूसरा है टेस्ट, तीसरा है यूटिलिटी और चौथा है सप्लाई। तो इन चार में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमने स्टडी किया इंडिफरेंस करो अप्रोच, वहां पे कंज्यूमर जो है वो बजट लाइन के बाहर नहीं जा सकता। बजट लाइन ही उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिखाती है कि वो कितना खर्च कर सकेगा, उससे बाहर वो नहीं जा सकेगा। इसलिए बजट लाइन, बजट कंस्ट्रेंट जो है वही एक कंज्यूमर को रिस्ट्रिक्ट करती है ज्यादा खर्च करने से। 18th जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि बजट लाइन शोज, एक बजट लाइन दिखाती है। अब आप बताइए कि बजट लाइन क्या दिखाती है। नंबर 1 ऑप्शन आपके लिए है द टेस्ट या प्रेफरेंसेस ऑफ ए कंज्यूमर। नंबर 2 ऑप्शन आपके पास है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑल ऑफ विच कैन बी परचेज्ड साइमल्टेनियसली। तो ये दूसरा आपके पास ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई विच गिव सेम सेटिस्फैक्शन टू ए कंज्यूमर। और चौथा जो आपके पास ऑप्शन है वो है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम विच ए कंज्यूमर कैन चूज टू बाय विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस। तो पहले टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के साथ तो बजट लाइन का कोई ताल्लुक है ही नहीं, ये पहली चीज है। फिर तीसरा जो ऑप्शन हमारा है वहां पे फिर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर की बात कही गई है, तो बजट लाइन का सेटिस्फैक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इंडिफरेंस करो का ताल्लुक उसके साथ है। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई विच गिव सेम सेटिस्फैक्शन टू ए कंज्यूमर, तो यूटिलिटी करो के साथ या इंडिफरेंस करो के साथ इसका ताल्लुक है और बजट लाइन के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। तो हमारे ए ऑप्शन और सी ऑप्शन एक्सक्लूड होते हैं। अब हमारे बी और डी ऑप्शन है। देखिए बी ऑप्शन हमारा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑल ऑफ विच कैन बी परचेज्ड साइमल्टेनियसली, यानी कि बजट लाइन मुख्तलिफ ऑप्शन दिखाती है कॉम्बिनेशन के, जो एक कंज्यूमर एक साथ सब के सब ऑप्शन खरीद सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक कंज्यूमर को एक्चुअली बजट लाइन पे एक पॉइंट सिलेक्ट करना होता है, वो पॉइंट वो खरीद सकता है जो उसकी गिवन इनकम है। इसलिए बी वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। डी वाला हमारा ऑप्शन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम विच अ कंज्यूमर कैन चूज टू बाय, यानी कि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन उसको दिखाती है बजट लाइन, और इन कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी एक कंज्यूमर को विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस, जो दिए होंगे प्राइसेस और इनकम उसके मुताबिक इसकी बजट लाइन बनेगी, लेकिन एक ही पॉइंट इसने सिलेक्ट करना होगा। तो हमारा जो आंसर है यहां पे वो डी पार्ट है, कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम विच अ कंज्यूमर कैन चूज टू बाय विद गिवन इनकम एंड प्राइस। तो फिर या उसकी मर्जी है कि वो कौन सी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेगा, चूज करेगा, लेकिन एक ही कॉम्बिनेशन उसको चूज करनी है। हमारा 19th क्वेश्चन है व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग ए बजट लाइन। बजट लाइन के अलोंग कौन सी चीजें कांस्टेंट रहती है। पहला है एक्सपेंडिचर, दूसरा है प्राइस रेशियो ऑफ टू कमोडिटीज, तीसरा ऑप्शन आपके लिए है बोथ ए एंड बी, यानी कि एक्सपेंडिचर बी और प्राइस रेशियो ऑफ टू कमोडिटीज बी, और डी जो हमारा ऑप्शन है वो है नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अलोंग द बजट लाइन जो है एक्सपेंडिचर सेम रहता है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। और दूसरी चीज जो हम जानते हैं वो ये कि बजट लाइन के अलोंग जो है प्राइस रेशियो भी सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन यहां पे है वो सी पार्ट है, बोथ ए एंड बी, यानी कि एक्सपेंडिचर भी सेम रहता है और प्राइस रेशियो भी सेम रहता है अलोंग ए बजट लाइन।
हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन के लिए 20th क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि द टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस करो थ्योरी आर। दो कंडीशंस इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस करो थ्योरी या इंडिफरेंस करो अप्रोच। दो कंडीशंस आपके लिए ये हैं। पहला ऑप्शन है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x ओवर y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y, राइट। एंड ये दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन हुई, एंड के बाद दूसरी कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन x ओवर y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y एंड इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तीसरा ऑप्शन हमारा है मार्जिनल रेट ऑफ transformation x over y is equal to price of x divided by price of y and indifference curve is convex to the origin। और चौथा हमारा ऑप्शन है marginal rate of substitution x over y is equal to price of x divided by price of y and indifference curve is convex to the origin। अब आप बताइए सही ऑप्शन इसमें से क्या है। चलिए पहले ऑप्शन पे फोकस करेंगे। इसमें लिखा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x ओवर y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y, और दूसरा इसमें कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। जैसे कि हम जानते हैं इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव टू द ओरिजिन नहीं हो सकती, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो पहले वाला ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन में लिखा है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन x ओवर y, और अगेन हम जानते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है वहां पे हमारा होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है प्रोडक्शन में, ना कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में, तो ये पोर्शन भी, ये ऑप्शन भी गलत है। सी वाला जो हमारा ऑप्शन है वहां पे है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन x ओवर y। अगेन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में होता है, वो इंडिफरेंस कर्व में नहीं होता है, तो इसलिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं हो सकता, कंडीशन नहीं हो सकती, तो ये सी पार्ट जो है, सी ऑप्शन जो है वो भी गलत है। तो डी पोर्शन जो हमारा है वो कहता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x ओवर y, तो सब्स्टिट्यूशन है, ठीक बात है, इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। तो ये हम जानते हैं कि ये पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के लिए, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है। और दूसरी कंडीशन यहां पे लिखी है इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, और ये हम जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होनी चाहिए। ये एक कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के लिए। तो हमारा जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो डी पार्ट है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x ओवर y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y एंड इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए और आपने अपना असेसमेंट किया होगा कि आप पहले ही कितने आंसर जानते थे, और जितना आप स्ट्रगल कर रहे थे आंसर जो है सोचने के लिए, तो उतनी आप में वीकनेस रही है फर्स्ट पोजीशन समझने में। मुख्तलिफ क्वेश्चंस डिस्कस करने के दौरान जब हम आपको ऑप्शंस दे रहे थे, तो अगर आप ने जो ऑप्शन सोचा था कि ये आंसर होना चाहिए और वो सही निकला, तो देन कांग्रेचुलेशंस एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर। आगे जाके भी होपफुली आप अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स के साथ जो है आपने एकेडमिक या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एजाज। थैंक यू वेरी मच।